शेयर का मत शेयर मारते तूने खराब से मलाई वाला। हेलो गाइस, क्या आप सभी को मेरी आवाज़, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब चीज़ें सही से आ रही हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। अरे आ रही हैं सभी को? एस जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सभी लोग। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं राशि पटेल, डॉक्टर गौतम कोहली, सुधांशु चौहान, गोविंद कुमार, राजेश कुमार गौतम, अभय कुमार, सूरज कन्नौजिया, केशव राघव, आशीष राजपूत और सभी स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग और सभी के लिए जय मां सरस्वती। मां सरस्वती का सभी लोग वंदना करें सबसे पहले, और फिर आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मैं वही 750 क्वेश्चन वाला जो सीरीज था उसको आगे करता हूं, ठीक है। इन द सेंस आज जो क्वेश्चंस हैं शायद कम है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा क्लासेस बेहतरीन तरीके से। और ये सभी क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं पक्का बता रहा हूं, आपकी तैयारी हो या ना हो, अगर आप कंसेप्ट से इन 750 क्वेश्चन को कर लेते हैं, इन 750 क्वेश्चन में सभी प्रकार के प्रश्न होंगे आपके। बहुविकल्पी हैं, अति लघु उत्तरी हैं, लघु उत्तरी हैं, दीर्घ उत्तरी हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन का एक पैकेज है। अगर ये 750 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट के साथ में, बिना कंसेप्ट से करेंगे तो चीजें भूल जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ में सही तरीके से 750 क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और इसका प्रमाण आपको मिल गया होगा। मैं जितना कराया हूं क्वेश्चन, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 500 क्वेश्चन का सीरीज था, चाहे फिजिक्स में इतना, अगर आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम है, अर्धवार्षिक एग्जाम जो आपका हो रहा है इस समय, उस अर्धवार्षिक एग्जाम में जरा सभी लोग ईमानदारी पूर्वक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो मैंने 500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया था उसमें से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? पक्का आए होंगे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये 750 में अभी तो मैं 30-32 क्वेश्चन कराया था, आज मैं कराऊंगा उसके आगे के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके। राधे राधे, रोशन सागर आए थे ना, विशाल कुमार, केशव राघव। देखिए वरदान बैच जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात तो आप लोगों के लिए मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, ठीक है। करता हूं तो आप लोग मुझे क्या क्या आरोप लगाते हो, मुझे गुस्सा बढ़ता है। वरदान बैच जो है आप सभी के लिए, इसका टाइम टेबल मैं 30 तारीख को आके बताऊंगा। टाइम टेबल बताने से पहले वरदान बैच में जो लोग जुड़े हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, क्या इनकी स्ट्रेटजी, ये भी मैं बताऊंगा। और वरदान बैच में जो जुड़े हैं उनके पिताजी, माताजी, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। वरदान बैच एक सुप्रीम और एक प्रीमियम बैच है, बेहतरीन है। 60 दिनों का लक्ष्य है। 60 दिनों में आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाकर सभी सब्जेक्ट, मतलब 5 से 6 घंटे की क्लास, 6 घंटे से 7 घंटे की क्लासें मेरे यहां होंगी, और बाकी आपको अपने यहां पर डीपीपी और जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर डेली का डेली मैं दूंगा, टीचर्स देंगे, उसको करना होगा। वरदान बैच बेहतरीन बैच है। अब कुछ लोग उसका टाइम टेबल पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 30 तारीख को मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा वरदान बैच का। मैं आऊंगा वरदान बैच में, जितने लोग तब तक जुड़े रहेंगे सभी को मैं ज्वाइन कराऊंगा। सभी को मैं टाइम टेबल पूछूंगा कि आप कब जाते हो, आप कब कॉलेज जाते हो, सभी को एक एक इंडिविजुअल लोगों को पर्सनल गाइडेंस करूंगा, और एक एक लोगों को मैं बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कब कॉलेज जाते हो, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, पूरा एकदम सटीक रणनीति के साथ में 60 दिनों में आपकी तैयारी कराऊंगा। हाँ, ये नहीं कि अगर आप वरदान बैच में जुड़ गए तो यूट्यूब की क्लासेस नहीं लेनी है। देखिए भाई, वरदान बैच में पूरा पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स के रूप में, वो अलग चीज है। यूट्यूब की क्लासेस भी आपको साथ साथ में लेना है, क्योंकि यूट्यूब का जो सिलेबस है आगे है। वरदान बैच में चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, तो यूट्यूब का सिलेबस जो आगे है आपका, आप अगर करोगे यूट्यूब के सिलेबस जो आगे आपका, तो एक बार यूट्यूब से पढ़ोगे, एक बार वरदान बैच में, यूट्यूब से पढ़ोगे वरदान बैच में, वरदान बैच में आपका एक बार प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, और यूट्यूब से पढ़े ही रहोगे, तो जो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि वरदान बैच का फीस बहुत ज्यादा है, आप लोग लेते हो ना क्या क्वेश्चन बैंक जो होता है, पतली पतली जो होती है, उससे तो सस्ता ही है, समझ लीजिए, थोड़ा मोड़ा ज्यादा, लेकिन वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक में कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, यहाँ पे तो पढ़ाने वाले होंगे। बेहतरीन बैच है आप सभी के लिए, बहुत ही सस्ता फीस था 100 स्टूडेंट के लिए। अभी भी मैं जो फीस आपका 999 हुआ है, उसके बाद ही मैं बहुत से स्टूडेंट को सस्ता करके मैं दे देता हूं, सस्ता करके दिया हूं मैं बहुत से स्टूडेंट को,
जिनको जरूरत थी, जो बता रहे थे मुझे गरीब हूं, मैं नहीं हो पा रहा, उनको 700 में 800 में मैं दिया हूं, 900 में, या फिर किसी को 850 में दिया हूं मैं। क्यों? मैं खुद ही बात कर रहा था फोन कॉल पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था गरीबी क्या चीज होती है, इसीलिए मैं उतने में पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूं। आप पूरे यूट्यूब नहीं, पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री का हिलने वाला ये समझ ली है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने में सभी क्लासेस दे रहे हैं। हाँ, पीडीएफ तो देने वाले हैं, लेकिन क्लासेस दे रहे हैं। वो भी कुछ लोग क्या है, यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं, वही यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो क्लासेज होंगी आपके लिए बेहतर होंगी, बेहतर तरीके से, केवल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। वरदान बैच के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, मैं बता दिया। अब मैं क्लासेस पे आ रहा हूं, कंसंट्रेट करके 750 क्वेश्चन का सीरीज में आगे कर रहा हूं। और ये वरदान बैच लिए, ये 750 क्वेश्चन का सीरीज कर लिए। हालांकि वरदान बैच वालों को 750 क्वेश्चन का सीरीज करना है यूट्यूब से, अपने से कर लिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। यहाँ पे बात यह है, 750 क्वेश्चन सीरीज अगर बिना लिए आप करते हैं तो क्या होगा, आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा, चीजें भूल जाएंगे आप जल्दी। ये सच्चाई है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। बिल्कुल, अरे कमेंट कर रहे हो आंसर, ये सब हो चुका है पिछली प्रीवियस क्लास में। कहां तक हुआ था? 30 क्वेश्चन तक हुआ था ना, 30 के आगे आज मैं ले चल रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखो, हाथ में देख रहे हो, क्या ही लगे जा रही है, ठीक है। जुड़ने के लिए जो चाह रहे हैं जुड़ना, तो नीचे नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करना। बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही है आपकी ना वहां पे, और तैयारी कराई जा रही है। और कोई आपको समस्या है तो डिस्काउंट वगैरह कर दी जाएंगी 999 से भी, ठीक है। टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए हूं, ठीक है। मैं सभी से नहीं ले रहा हूं। अगर हाँ, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखे, सर मेरे को समस्या है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं, आपको कर दी जाएगी डिस्काउंट। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, सच्चाई बता रहा हूं। अब मैं किया भी हूं। जो लोग जुड़े हैं वरदान बैच से, वो बताएंगे कि कौन कितना पेमेंट किया है। किसी को बहुत कम भी दिया हूं, किसी को ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका 500 में कर दिया हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। एक स्टूडेंट था, मुझे याद है, शायद नाम उनका नहीं पता, आगरा से थे, उनका मैं 500 में किया था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी नहीं थे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहोगे हो जाएगा, लेकिन कहना दिल से, ठीक है। पढ़ाई करना होगा आपको मन से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। और हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला इतना सस्ता आपको नहीं कर रहा है, इतना जान लेना। कोई भी आपको ये नहीं देखता कि आप कैसे हैं, क्या हैं, ये है फीस, आपको करना है चाहे आप जो हो, लेकिन मैं कर रहा हूं तो इसका फायदा गलत मत उठाना प्लीज, नहीं तो फिर वही गलती से आप करोगे तो मासूसी आपके साथ वही करेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं तो आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर सकते हो तो प्लीज मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने। बिल्कुल, चलिए ये क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तक हो गए हैं। जरा आप लोग रिवीजन करिए क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है। रिवीजन करिए तो फटाफट क्वेश्चन को, मैं थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करता हूं। एक बार रिवीजन करिए तो पूरा 100 जितना 30 क्वेश्चन हुए थे, पूरा क्वेश्चन को रिवीजन करिए फटाफट। अब वरदान बैच की बातें नहीं होगा, जो बातें मैं बता दिया हूं आपको। जिनको जुड़ना है कॉल करना 930 पे, वहां पे मैं कॉल उठाऊंगा या जो कॉल उठाएगा आपको कर देगा, ठीक है। बिल्कुल संतोष जी, चलिए क्वेश्चंस करिए आप लोग। लेकिन हाँ, सभी लोग डिस्काउंट की बातें मत करना, क्योंकि कूपन खरीदना होता है, वो कूपन पैसे का होता है, मुझे अपने घर से पेमेंट करना होता है। ये तो थोड़ा दे रहा हूं। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, सच्चाई है तो कहना, मैं कर दूंगा। अगर करोगे गलत तरीके से तो पक्का मैं बता रहा हूं चलेगा नहीं, आपको चीजें आपको लिए सही नहीं होंगी। देखो, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, दिल से, ईमानदारी से खड़े होकर 4-4 घंटे 6-6 घंटे की क्लास लेता हूं। अगर गलत करोगे तो उसका गलत हर्जाना होगा, ठीक है। अगर कर सकते थे तो कर देना, नहीं कर सकते हो तो करना, मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये आप रिवीजन करिए सभी लोग फटाफट। ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। पिछले क्लास में हम लोग कर चुके, ये क्लास नंबर 2 है उसका। 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, देखिए 34 नहीं, आपका यही था, 31 से करना था शायद। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन से मुझे करना था। किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध,
चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच में संबंध। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किसको आ रहा है। और विवेक जी कहां पे हैं? विवेक दुबे है कि नहीं है आप लोगों के? देखिए मैं फिर से आपको क्लियर बता दे रहा हूं, यहां पर आपको पीडीएफ के साथ में क्लासेस दी जाएंगी और क्लासेस यूट्यूब से अलग होंगी। आपको चैप्टर 1 से कराया जाएगा। कोई ये मत सोचना कि आपको पीडीएफ बस देवा जाएगा, क्लासेस यूट्यूब पे होंगी। नहीं, यूट्यूब पे आपको क्लासेस होंगी, आपको यूट्यूब के अलावा क्लासेस दी जाएंगी। अरे कुछ तो यही कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा है पूरी इंडस्ट्री में, आप देख लेना जाकर। कोई 400 500 में केवल पीडीएफ दे रहा है, क्लासेस यूट्यूब पे दे रहा है। नहीं, क्लासेस यूट्यूब का अलग, उसका अलग, ठीक है। ये सिस्टम है आपका, उसका एप्लीकेशन पर, इसका यूट्यूब पर। चैप्टर 1 से 5 सब्जेक्ट का आप समझ लेना। फिर ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। अब कोई किसी का आंसर मैं जवाब नहीं दूंगा वरदान वैसे होने। चलिए बिल्कुल बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। आई बराबर यानी ये VD, ये तो धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है। जो आई बराबर यानी ये VD दे रहे हैं, आई बराबर NEAVD कह रहे हो आप, ये धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध है। ये किसके किसके संबंध है? धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है। धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्लास क्यों नहीं कल हुई थी? देखिए 2 बजे था, पहला काफी स्टूडेंट थे, वरदान में मुझे जोड़ना था। मैं क्या झूठ बोलूं, जो सच्चाई बता रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता आपको, ठीक है। मैं किसी को इमोशनल कुछ नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधे बात होती मैं बता देता हूं, ठीक है। पहला वजह था। दूसरा वजह था, आप में से ही काफी स्टूडेंट करे सर मेरा कल छमाई एग्जाम से, आज भी कह रहे थे मत क्लास लीजिए। मैं कहा छमाई है, आप छमाई रहने दीजिए। आपका अर्धवार्षिक से आपका कोई कुछ नहीं उखड़ने वाला है, उखड़ने वाला है वार्षिक से। ये आपको अर्धवार्षिक के लिए भी काम करेगा, वार्षिक के लिए भी काम करेगा। ये नहीं होता कि अर्धवार्षिक के लिए अलग, वार्षिक के लिए अलग, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये है आपके लिए, ठीक है। ये आपका धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है। इसको मैं प्रूफ कराऊंगा जब लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा इसमें 750 में। अभी आपको क्या याद देना, ये धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध, विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध पूछा है। विभवांतर तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, विभवांतर तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, यह आपसे पूछा गया है। देखिए ये यश राज बता रहे हैं EBT/ml, VD = EBT/ml। फर्स्ट पार्ट है, आप क्लास लीजिए। मैं क्लास के बाद इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा फर्स्ट पार्ट इसका। ध्यान देना, ये किसी विभवांतर तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या है, किसी विभवांतर तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या है? संबंध आपका यह है कि BD = क्या है संबंध आपका क्या है बताइए जरा, किसको आ रहा है? यश राज बताया, यश राज जी। EBT नहीं होता है, EB होता है, EB/ml। VS नहीं, ये गलत है, EB/ml बिल्कुल। चलिए अखिलेश कुमार जी, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा जाएगा। छमाई का क्या होगा? EB/ml ये होता है। ये भी क्या आपका, ये भी विभवांतर है। ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है जरा बताइएगा? ये BD के बराबर होता है, ठीक है। यहां पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? साथ साथ में लिखते चलिए, याद हो जाए। 1.6 × 10⁻⁻19। भी क्या है? विभवांतर है। और टाउ क्या है? श्रांतिकाल है। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना श्रांतिकाल का डिफिनीशन, जिनको याद है, जिनको मैं बताया हूं, जिनको अभी तक याद है। श्रांतिकाल मुझे पता है गलत लिखा हूं, मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ा हूं, फिर भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं मैं, ठीक है। हाँ क्या हुआ पवन, क्या हेल्प करना है? 1.6 × 10⁻⁻19 बिल्कुल ये होता है। और VD क्या है? ये आपका अनुगमन वेग है,
अनुगमन वेग। अब देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है ये तो धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है। कुछ लोग ये जवाब दे रहे थे, आपको लिखना है ये, तो आपको हेडिंग के रूप में लिखना है विभवांतर तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध बीडी अपानियमन। इसके नीचे ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ई इज इक्वल टू क्या, बी, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, बी विभवांतर है, टाउ क्या स्थिरांक का, इसके नीचे लिखना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रखना, अभी से याद रखो, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं एक दो, ठीक है। विद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता तो आपको कैसे एग्जाम में लिख कर आना है, मैं ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि नंबर आपको लिखने के ऊपर देता है। कोई भी एग्जामिनर प्रेजेंटेशन पर आपको नंबर देता है, कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है उतना अच्छा आपका नंबर है। कोई भी एग्जामिनर है आपके प्रेजेंटेशन पर आपको नंबर देता है, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा आपका क्या नंबर। प्रेजेंटेशन स्किल कैसे बनता है मैं बता रहा हूं, राइटिंग अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अलग चीज है। ये एक दिन में नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। हर क्लास में हर क्वेश्चन को मैं कैसे लिखना है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर भी वरदान बैच में तो और अच्छे से कॉपी कैसे लिखना है ये सब चीजें आपको गाइडेंस की जाएंगी पूरा एकदम, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कैसे लिखेंगे, आप ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कॉपी तो आप लिखे क्या, मान लीजिए कॉपी पे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 32 है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 32, ठीक है, यानी प्रश्न का उत्तर है किसका, 32 का। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग के रूप में कि वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा धारा के, वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होगा, वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होगा, संबंध होगा I इज इक्वल टू N EAVD। इतना लिखकर आपको आना है, लेकिन ये इतना लिखने से नंबर पूरा नहीं मिलेगा, आपको लिखने पड़ेगा नीचे, जहां क्या है, I क्या है, धारा है जिसे आप लोग करंट कहते हो, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नीचे लिखना जहां, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। और VD क्या है, अनुगमन वेग, VD क्या है, अनुगमन वेग। इस तरह से आप लिखोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अच्छा लग रहा है ना देखने में आपको, प्रश्नोत्तर नंबर 32 इस तरह से आंसर। बोलिए कितने लोगों को पता था ऐसे लिखने के लिए, जब टेस्ट लूंगा आपको तो ऐसे ही कराऊंगा आपको। आप थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। संतोष कुमार पांडे जी, बिल्कुल यशराज जी, कुछ नहीं, ये जो यफ श्रीवास्तव जी आप जो कह रहे हो कि स्कूल का नंबर जुड़ेगा, ऐसा टीचर कह रहे थे, मैं अब कह रहा हूं नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको, जानना चाहिए आपको सच्चाई क्या है। ऐसा होने वाला था लेकिन होगा नहीं, अब ऐसा होने वाला था लेकिन अब होगा नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं निकाला बोर्ड ने, शायद क्या क्यों नहीं निकाला ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो आपको भड़का रहे हैं, ठीक है। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, 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 लिखिएगा सभी लोग, धारा घनत्व से आप क्या समझते हो। इसका आंसर कैसे लोगे, प्रश्नोत्तर नंबर 32, क्या लिखोगे, धारा घनत्व से आप क्या समझते हो। धारा घनत्व किसे कहा जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। क्या होता है, चालक के एकांक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। लिखेंगे सभी लोग, चालक के एकांक क्षेत्रफल में
प्रवाहित धारा क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिखोगे, यहां पे हेडिंग कर लोगे धारा घनत्व। आप लोग लिख रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में भी लिखो और अपने कॉपी पर लिखो। इसी तरह से प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? एन जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपान ए। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। इस तरह से लिखोगे साफ साफ बढ़िया से, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा और आपका परसेंटेज आएगा। लिखने के साथ में लिखने की कला भी होनी चाहिए आपको। बिल्कुल, देखिए शिवम कुमार जी लिखे हैं, योगेश जी आप कॉल कर लेना, दिए गए नंबर पर जुड़ जाओगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या? आवेश की गतिशीलता से की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मात्रक लिखिए। मेन चीज पॉइंट है, ये क्वेश्चन किस बहुत से लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं यहां पे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण काम है। एग्जामिनर किस प्रेजेंटेशन के साथ आप एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पे आपको अच्छा नंबर मिले, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आइए पानी। बिल्कुल, चलिए नंदिनी जी आप वरदान बैच से जुड़ जाइए, वहां पे सभी चीजें अच्छे से की जा रही हैं। अभी आपके पास समय, क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद 1 तारीख के बाद आप जुड़ोगे, पता नहीं चलेगा क्लास कहां से कहां चला गया, क्योंकि 60 ही दिन तो मेरे पास हैं। अब मैं डेमो क्लासेज यूट्यूब पे दूंगा आप लोगों को वरदान बैच का, आप लोग देख लीजिएगा कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है वहां पे। ठीक है, ठीक है, चलिए आवेश की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। आवेश की गतिशीलता का परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक है, आवेश की गतिशीलता का परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए, ये क्वेश्चन है। क्या होता है आवेश की गतिशीलता? आवेश की गतिशीलता क्या होता है जरा बताएंगे, कोई बताएगा यहाँ पे? देखिए आवेश की गतिशीलता क्या होती है? किसी आवेश की गतिशीलता वह अपवाह वेग तथा उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किए गए के बराबर होता है। देखिए आवेश की गतिशीलता क्या होता है, सबसे पहले लिखोगे कैसे पेपर में, आप लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 34, ये आप लिखोगे, यहां पे प्रश्नोत्तर नंबर 34 लिखोगे। नीचे आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या हेडिंग करेंगे? आवेश की गतिशीलता। आवेश की गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता, ये आप लोग हेडिंग करना है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग अंडरलाइन 2 कर देना इस तरह से, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये अंडरलाइन, एग्जाम में ऐसे ही लिखना आपको, आवेश की गतिशीलता। अब आवेश की गतिशीलता क्या होता है? आवेश की गतिशीलता अपवाह वेग तथा धारा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। आप लिखना आवेश की गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता अपवाह वेग तथा धारा, अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। आवेश गतिशीलता किसे कहते हैं? आवेश गतिशीलता अपवाह वेग तथा
वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। आवेश की गतिशीलता किसे कहते हैं? अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल। संतोष कुमार पांडे, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी लोग लिखेंगे ऐसे, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है एग्जाम में, एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी आपको साथ में कराते चलना है। टाइम लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन एक बार सीखना होता ना, देर आओ दुरुस्त आओ। मैं कहता हूं इसको कराना तो मैं 10 सेकंड में करा सकता था, मैं कई बार कराया हूं, मेरे स्टूडेंट को याद भी है, लेकिन इस बार आपको मैं एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं बता रहा हूं। या आपकी यहां पे अगर हेडिंग कर रहे हैं तो यहां से आपको शुरू करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी क्या होता है, एक ही चीज आप लिखते हो, आपको एग्जाम में देगा 3 नंबर, वही दूसरा कोई लिखेगा कहीं और से पढ़ेगा, उसको नहीं पता रहेगा कैसे कैसे लिखना है, तो उसको मिलेगा 2 नंबर, 1 नंबर। चीज एक ही रहेगा। अब बताइए, ऐसी चीजें होती हैं ना, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। आवेश गतिशीलता क्या होता है? आवेश की गतिशीलता क्या? अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश गतिशीलता कहते हैं। देखिए, आवेश गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे ऐसे स्टार मार्क बना के लिखा जाता है, स्टार मार्क बना के काली पेन से लिखना। आवेश की गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट करते हैं, क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक है, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपवाह वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र E का अनुपात हो जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपवाह वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र E का अनुपात हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल। आप सभी लोग कमेंट कर रहे हो गायत्री। अच्छा गायत्री दुबे, आपने कॉल किया था, आपका A ग्रेड आया था, आपको अभी बैच में किसी ने कॉल करके जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। गायत्री दुबे, गायत्री दुबे, आपने टेलीग्राम पर 25 तारीख को ही कॉल किया था, जरा बताइएगा तो गायत्री जी। ठीक है, मैं देखता हूं, शायद आपने कॉल किया था, मुझे पता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, आवेश की गतिशीलता। अब इसी लगे आप लोग आवेश की गतिशीलता का मात्रक लिख देंगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। मात्रक, मात्रक, इस तरह से मात्रक हेडिंग डाल के लिखना आप सभी लोग। मात्रक क्या होता है आवेश की गतिशीलता का? क्या होगा? मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट सेकेंड, ये मात्रक होता है आवेश की गतिशीलता का। ये मात्रक होता है आवेश की गतिशीलता का। हाँ गायत्री जी, गायत्री जी आपको क्लास होने के बाद हमसे बात करना, ठीक है ना? अब तो आपको 999 फी हो गया, लेकिन तब पर भी आपको मैं पुराने रेट पे जुड़वाऊंगा। ठीक है, आपने पहले कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप का क्या प्रभाव होता है? व्याख्या कीजिए। आपने दोबारा कॉल भी नहीं किया हमें। हाँ DNK नेशनल, आपका ना, आपसे मेरी बात हुई थी शायद ना, आप मुझसे बात कर लेना इस नंबर पे 930 वाले पर। ठीक है, कोई ना कोई आपसे बात करेगा, उससे पूछ लेना, वो आपको बता देगा। ठीक है, आपको जोड़ देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फी नहीं है मैं ले रहा हूं, बहुत ही नॉमिनल सा फी है। ये क्या है? क्या है? किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के शांति काल पर ताप का प्रभाव क्या होता है? इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में आप सभी लोग बताओ जरा। कहते जी आप कॉल करके दोबारा खुद बात कर लेना। ठीक है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप का प्रभाव लिखिए। शांति काल होता क्या ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए आप सभी लोग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल से आप सभी लोग क्या समझते हो ये बताओ जरा। तो मैं आपको ताप का प्रभाव कैसे लिखना है ये बता रहा हूं। ताप बढ़ाने पर घट जाता है, शिवम कुमार। बिल्कुल, ताप बढ़ाने पर शांतिकाल घट जाता है। ध्यान से समझना, समझोगे तो दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। शांतिकाल का मतलब क्या था? 2 क्रमागत टक्करों में लिया गया समय।
दो क्रमागत टक्करों में लिए गए समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से और दिमाग में बैठना ध्यान से। दो क्रमागत टक्कर में लिया गया समय, मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, दो, इतना छोटा डिफिनेशन नहीं, समझने के लिए मैं याद कराया हूं। दो क्रमागत मागत टक्कर में लिया गया समय, दो क्रमागत टक्कर में लिया गया समय, दो क्रमागत टक्कर में लिया गया समय, इसे क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्कर में क्या लिया गया समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्कर, एक टक्कर दूसरा टक्कर, एक टक्कर दूसरा टक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। दो क्रमागत टक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। क्रमागत टक्कर मतलब क्रम से होने वाले टक्करों को क्या कहेंगे? श्रांति काल कहेंगे। दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय क्या कहलाएगा? श्रांति काल कहलाएगा। याद है? अब क्रमागत टक्कर का मतलब क्या होता है? सभी लोग को याद हो गया? बताइए जरा, याद हो गया सभी को? जिन्हें नहीं याद था, जिनको याद था तो उनको याद ही हो गया होगा। तो देखिए, दो टक्कर, ऐसे टक्कर हो रहा है, ऐसे से हो रहा टक्कर, हो रहा टक्कर, ये दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं, ऐसे से मस्ती में कर रहे हैं। लेकिन जैसे इनको गर्म करते हैं, हाली टक्कर करने लगते हैं, जल्दी जल्दी करने लगते हैं टक्कर। मतलब फिर से समझिए, ठीक है? समझना सभी लोग मतलब को, ऐसे ऐसे धीरे धीरे टक्कर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे इसको गर्म कर देंगे, इसका पारा चढ़ जाएगा, ये हाली टक्कर करने लगेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। अब मुझे बताए सभी लोग ऐसा हुआ होगा। होता क्या है, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं कहोगे तो नहीं बताऊंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए क्या होता है, बचपन में मुझे नहीं पता किसके घर में ऐसा हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ऐसा अधिकांश लोगों के घर में हुआ था। बताने के बाद सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करना। बच्चों ने क्या होता था, आप कोई गलती करते थे, जब गलती करते थे तो पापा का प्रसाद मिलता था। पापा का प्रसाद का मतलब थप्पड़। अब पापा आपको मार रहे हैं, बगल से मम्मी आई, मत मारो, तो पापा और दिमाग में हुआ, वो कहे मत मारो। उन्होंने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, मत मारो, ठीक है? उनको मत नहीं सुनाई दिया और सुनाई दिया मारो। उनके दिमाग ने ऐसा ऑब्जर्व किया, और जो टक्कर की आवृत्ति आपके पास था, धीरे धीरे ऐसे 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 वाले ऐसे ऐसे था, अब ये बढ़ गया, ऐसे ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि उनको और गुस्सा हो गया। तो बताइए, पहले दो थप्पड़ के बीच में अगर 10 सेकेंड था, कहने के बाद मत मारो मम्मी के, अब 2 थप्पड़ के बीच में 2 सेकेंड हो गया, और तेजी से मारने लगे आपको। तो क्या हुआ, और गुस्सा हो गए, और गर्मा गए, गुस्सा हो गए। यानी गर्म करने पर क्या होता है, टक्कर के बीच का समय जो होता है घटता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? याद हुआ कि नहीं हुआ? कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे। कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अभी आप समझे रहोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समझने की जरूरत नहीं होगी। आपके एग्जाम में प्रूफ के साथ 17-18 में पूछा गया, 19 में पता नहीं पूछा गया था, 20 में नहीं पूछा गया था, 21-22 में पूछा जा सकता है, 20 में पेपर ही नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ सभी को समझ में आया? अरे बताओ, कौन कौन मार खाया है? ठीक है, अब देखिए, जब गर्म होने के बाद टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन टक्करों के बीच का जो समय होता है घट जाता है। गर्म करने के बाद जब थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं पापा, तो क्या तमाचों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन तमाचो पहले 10 तमाचा लग रहा था 10 सेकंड में, अब 20 तमाचा लगेगा 10 सेकंड में। तमाचों का समय भी घट जाता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की शांति काल जो होता है, क्या शांति काल जो होता है, उसकी व्याख्या आपको यह करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की शांति काल जो होता है उसका ताप बढ़ाने पर घटता है। क्या शांति काल घटता है। तो हेडिंग करना, एग्जाम में कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 35, प्रश्नोत्तर नंबर 35। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जब शांति काल होता है, क्या होता है, शांति काल जो होता है, शांति काल जो होता है वह ताप का प्रभाव उसमें जो होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। लिखेंगे, आप हेडिंग करोगे एग्जाम, सभी लोग सीधे लिख देंगे, लेकिन आपको मैं कर रहा हूं, ताप का प्रभाव, मुक्त शांति काल पे ताप का प्रभाव, ये हेडिंग करेंगे आप एग्जाम में, हेडिंग करेंगे शांति काल पर ताप का प्रभाव, ये आप लिखनी। ठीक है, फिर आपको नीचे लिखना एग्जाम में कि ताप वृद्धि करने पर
वृद्धि करने पर क्रांति काल घटता है। क्रांति काल क्या होता है? घटता है। ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इस तरह से लिखेंगे तो बोलिए बोलिए मोतू कुमार जी, सही बोल रहा हूं ना मैं? अखिलेश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या? ताप वृद्धि करने पर धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। ताप वृद्धि करने पर धातु के प्रतिरोधकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती। क्यों? इसकी आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं, जरा दिमाग लगाना। इसमें भी ताप का कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या चक्कर होगा ये मैं आप बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, आगे कमेंट करना भी, ये सीरीज चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 36 को कमेंट करना। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी चालक के विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। कोई चालक जो होता है उसका विशिष्ट चालकता क्या है? उसका अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल बढ़ जाता है। राज यही करें, कोई चालक है उसके विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक लिखना है। सब विशिष्ट चालकता क्या है ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? अरे समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? इतना चिल्ला रहा हूं मैं। वन अपान आर, बिल्कुल। चलिए चलिए, तो विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप हेडिंग करेंगे यहां पर विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। हेडिंग करके लिखिएगा आप सभी लोग। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आया सभी लोग? विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आप लिखेंगे यहां पर विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है विशिष्ट चालकता, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, 1/रो। ठीक है, 1/रो। रो क्या है? विशिष्ट चालकता है। ठीक है, यहां से इसका मात्रक लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए रो का मात्रक होता है 1/ओम मीटर। ये मैं आपको बताया था क्लास में। ओम मीटर रो का मात्रक होता है 1/, के रूप में। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा इनवर्स, मीटर हो जाएगा इनवर्स। बोलिए समझ में आ रहा सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा। ये विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं एक बार फिर से समझिएगा। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/रो। 1/रो का मतलब ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आया सभी को? अरे समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के, क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। क्या विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक तथा विमाएं लिखिए। देखिए आप शनिचर इतवार कुछ नहीं चलेगा, शनिवार रविवार कुछ नहीं। पहले मैं शनिवार को क्लासेस नहीं लेता था, लेकिन आप सब दिन ही क्लासेस लूंगा, ठीक है। कोई ना कोई टॉपिक डेली हुआ करेगा, सभी लोग को लाइव आना है, चाहे आप एप्लीकेशन में हो, चाहे आप वरदान बैच में हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। ये मेरी क्लासेस जो यूट्यूब पे होती है, चाहे किसी की क्लासेस होती है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन में जुड़ गए, इसका मतलब नहीं कि वरदान बैच में जुड़ गया तो यहाँ पे घुट्टी पिला दी जाएगी। मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, आपको वरदान बैच में भी पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा सोने में समय कम, मैं आपको चैलेंज करके करता हूं। मैं इस समय सच्चाई में बता रहा हूं, मैं न केवल आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाने के साथ मैं भी पढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, मैं केवल 3 से 4 घंटा सोता हूं। कितना? 3 से 4 घंटा। क्या मैं मर जाता हूं? नहीं मरता हूं। अगर आप लोग 2 घंटे 3 घंटे भी सोओगे ना 2 महीने, नहीं मरोगे, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, जिंदा रहोगे। लेकिन हाँ, 2 घंटे 3 घंटे सोकर बोर्ड एग्जाम में आपका 90% आ जाएगा, वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो आप कहीं से भी क्लास मिले, आपने कहा था कोई कौन सी मूवी में कहा जाता है, ज्ञान कहीं से मिले आपको लेना चाहिए। चाहे एप्लीकेशन पे आप जुड़े हैं, बेहतर है। आपके घर वाले सक्षम है पेमेंट करने के लिए, जुड़े हैं, अच्छा है। आप सक्षम रहे चाहे न रहे, मैं तो आपको कम कर ही दे रहा हूं। आप यूट्यूब पे जुड़े हैं और अच्छा है, दोनों जगह जुड़कर बेहतर से पढ़ाई करिए। 2 जगह से अगर आप जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन भी पढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। हर चीजें आपके लिए की जा रही हैं। क्या ये क्लास केवल यूट्यूब के लिए ले रहा है? नहीं, एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब है। एप्लीकेशन के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें अभी लग रहा है कि मैं अच्छे से तैयार नहीं हूं, और जिन्हें ये लग रहा है कि मेरा पूरी तैयारी है, बस मुझे रिवीजन प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब से प्रैक्टिस रिवीजन करे, उनकी पूरी तैयारी है। तो ठीक है, बात समझ में आई सभी को ना? तो कुछ लोग से मैं एप्लीकेशन में जुड़ गया तो मेरा 90% आ ही गया। नहीं, मैं सीधे सीधे पूछता हूं, आप एप्लीकेशन में जुड़ना है। पहली बात, मैं जो पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है? हाँ ठीक है, समझ में आता है। और आप 8 10 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार है, तो जुड़ जाइए। मैं यही कहता हूं, नहीं तैयार है मत जुड़िए। मैं कोई नहीं कहता, मैं किसी को कॉल करके नहीं कहा कि आप जुड़िए वरदान बैच में। मैं किसी को कॉल नहीं करा, ना कोई मेरे इंस्टीट्यूट से कॉल किया है। आपने कॉल किया तो आपको रिटर्न कॉल किया होगा। यहां तक कि मैं बहुत से लोगों का कॉल भी रिसीव नहीं कर पाया हूं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, करीब 1000 स्टूडेंट हैं जिनका मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया हूं। इसका मतलब क्या? मैं ऐसा कोई एकेडमी वाला नहीं हूं, नहीं कोई आपका कोई ये क्या चल रहा है नट टोट वाला हूं कि आपको फोन करूंगा नहीं कोर्स ले लीजिए। नहीं है, दम जुनून है आपको पढ़ने की, जुनून है तो आप पढ़ाई कीजिए। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ठीक है बात। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं एप्लीकेशन जुड़ गया तो यूट्यूब पर क्या पढ़ूं? हाँ टेडी विश्वकर्मा आप जुड़े हैं, मुझे पता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर, मैं सीधे कर रहा हूं, दोनों जगह पढ़ना होगा। आपको बेहतर बनाने के लिए हैं, तो वहां पर भी पढ़ना होगा, यहां पर भी पढ़ना होगा। ये मेरी क्लासेस तो आपको दोनों जगह देखनी होंगी, वहां पर भी यहां पर भी। और अन्य सर की भी क्लासेस देखनी, जितनी बार पार पढ़ोगे उतना तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। सभी लोग फालतू की बात करते हो कमेंट बॉक्स में, मुझे जवाब देना पड़ता है बार बार। 7 बजे से, मोहित कुमार 7 बजे से, याद करना। मोहित जी आप जुड़े हैं शायद यूट्यूब एप्लीकेशन पे आज। चलिए ये क्वेश्चन क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है जरा बताइए सभी लोग। बिल्कुल, देखिए श्याम कुमार यहाँ पे विमा लिख रहे हैं, आज विवेक जी नहीं है। नहीं यार, प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण, आज किसी को ब्लॉक नहीं किया हूं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध को मात्रक क्या होता है जरा बताएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विमा क्या होगा? विमा क्या होगा जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं निकाल कर बताऊं आप लोगों को। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है?
बिल्कुल, देखिए विवेक दुबे जी आ गए हैं, यहाँ पे परिभाषा भी कमेंट करें। किसी चालक के द्वारा वही चालक के किसी भी बिंदु पर ये बिल्कुल बिल्कुल विशिष्ट प्रतिरोध के लिए तो मैं आपको एक चीज याद कराता हूं। क्या याद कराता हूं विशिष्ट प्रतिरोध के लिए? डीजे याद कराता हूं। डीजे क्या? डीजे नहीं समझ में आया? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए मैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट आपको कोई नहीं ऐसा बताएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए हम क्या याद कराता हूं आपको? डीजे याद कराता हूं। डीजे, डीजे याद कराता हूं। डीजे सर ये डीजे क्या है? डीजे कितने लोग डीजे पे नाचते हैं जरा बताना? नाचते हो या नहीं नाचते हो, लेकिन डीजे का कंसेप्ट जानने के बाद आप नाचने लगोगे। डीजे, डीजे, डीजे का मतलब क्या होगा? डीजे, डीजे का मतलब क्या है? डीजे। लेकिन हम आपको बताएंगे ईजे, ई अपान जे, ईजे, ईजे, ये डीजे का मतलब है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब डीजे है और डीजे का मतलब ईजे है। ईजे का मतलब क्या हुआ? ई से आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा जे का मतलब, जे का मतलब क्या हो गया? धारा घनत्व, धारा घनत्व। अब सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं सर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब किसी को कंफ्यूजन होगा क्या? प्राची कुशवाहा 29-30 तारीख के बाद आपका सेकंड फिजिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? एक नए सर जुड़ेंगे हमसे, वो सेकंड फिजिक्स पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। हम तो 7वां चैप्टर आपका पढ़ा रहे हैं। इधर आप लोगों का छमाही एग्जाम था, इसलिए मैंने सोचा नहीं कि नया पढ़ाऊं, ठीक है? रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चन के जरिए, ठीक है? जैसे ही मैं 29-30 तारीख के बाद आपको 6वां चैप्टर जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करूंगा, 7वां चैप्टर, और वो आपका सेकंड फिजिक्स है वो सर पढ़ाएंगे, एक नया आएंगे, और मैं आपका उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और डाउट कराऊंगा, ठीक है? बिल्कुल, ये आपका डीजे, ईजे याद करना। क्या? विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे सभी लोग। परिभाषा नहीं पूछा है, मैं बता दे रहा हूं लिखने के लिए। क्या क्या लिखना आपको? वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल, जो एकांक लंबाई, 1 मीटर लंबाई, ये सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, सबका सही है, लेकिन ये डिफिनेशन थोड़ा ऑफिशियल डिफिनेशन है। मैं यहां से इसी से आपको मैं निकाल के दूंगा इसका इसका आपको जो बीमा होता है, इसका बीमा क्या होता है जरा बताएंगे सभी लोग? इसका बीमा होता है ml³ T-3a-2। क्या होता है? ml³ T-3a-3, ये आपका इसका बीमा होता है। ml³ T-3a-3, a-2 होता है, सॉरी ml³ T-3a- क्या होता है? a-2 होता है, ठीक है? ये होता है, ठीक है? इसका बीमा समझ में आया सभी को? विशिष्ट प्रतिरोध सभी को समझ में आया है? बिल्कुल विवेक दुबे जी। अच्छा विवेक दुबे जी, आपने ज्वाइन किया कि नहीं अभी बैच, वरदान बैच? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैग्नीन का उपयोग प्राथमिक प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में किया जाता है। क्यों? मैग्नीन का उपयोग क्या प्रामाणिक, ये क्या चश्मे पे लग गया? ओहो, मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के काम में किया जाता है। क्या? ये क्वेश्चन 2018 में आया था ना। सच्चाई में बताऊं, उस समय हमारे घर, एक मिनट थोड़ा सा ये लैपटॉप की चार्जिंग में लगाता हूं, तभी आप लोगों का कमेंट दिखाई देगा, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, अकेले क्लास लेना पड़ रहा है। हाँ
हो गया चार्जिंग में, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये आपका मैग्नीन था। और हाँ मैं क्या बता रहा था, ये क्वेश्चन जब जिस साल आया था मेरे घर में मतलब मेरे पड़ोस में एक लड़का था, वो गोल हो गया था, उसका फिजिक्स में अच्छा नंबर था, लेकिन ये क्वेश्चन गजब था। मतलब वो करा सर भैया ये बताइए, उस समय मैं पढ़ा वढ़ा नहीं रहा था, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीन तथा के तार का उपयोग पूछा था उस समय, तो बड़ा प्रॉब्लम हुई थी इसको, ठीक है ना। तो गलती से मेरा मैं खुद टीचर हूँ ना, तो वहाँ पे मेरा मैं वहाँ पे चला गया था, मतलब कॉलेज पे। तो वहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, और मैं पहली बार उसको चीटिंग करवाया था एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन ना। अब मैं आपको एक, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों को आ रहा है? देखिए मैग्नीन के तार का परमाणिक प्रतिरोध बनाने में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसका जो तापीय परिवर्तन बहुत कम होता है। तापीय परिवर्तन प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम होता है तथा इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। इसके प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत ही कम होता है। प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत ही कम होता है। इसके प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत ही कम होता है। आप लिखेंगे इस तार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके प्रतिरोधकता में, क्योंकि इसके प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन नेट चल तो रहा है यहां से, ऐसा हो रहा है क्या? रुके रुके, मैं देख रहा हूं वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं है। आप सभी लोग रुके रहिए, मैं देख रहा हूं। अब सही हो गया है, सभी लोग जुड़िए। चल गया बिल्कुल चल गया। नेट थोड़ा सा कम हो गया था, क्या करेंगे, विपरीत परिस्थिति है। जुड़े रहिए सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के परस्पर संबंध लिखिए तथा विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र। अब बताइए ये संबंध किसको आता है? मैं ये संबंध नहीं बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन देखिए 2018, 12, 11, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, वायरल कर रहा हूं। ये प्रश्न आपके में भी पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। क्वेश्चन क्या है? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र में आपको परस्पर संबंध लिखना है। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखना है? परस्पर संबंध लिखना है। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखना है? परस्पर संबंध लिखना है। धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र तथा विशिष्ट चालकता के बीच परस्पर क्या लिखना है? संबंध लिखना है। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर क्या लिखना है? संबंध लिखना है? बताइए। बिल्कुल अब चल गया आप लोगों का जो है, ठीक है। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखना है, ठीक है। बताइए क्या संबंध होता है? मैंने आपको बताया आज। अरे बताया कि नहीं बताया सभी को? अरे बताओ सभी लोग। हाँ वीडियो रुका था गौतम कोहली, कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, आपके घर होता होगा, मेरे यहां भी हो गया। बिल्कुल मैंने आपको ये बताया। देखिए शिवम कुमार सबसे पहले जवाब देने वाले स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डीजे याद रखना, डीजे, ये रो इज इक्वल टू डीजे। मैं इस कहानी को मैं कहानी को याद करा रहा हूं। जब डीजे चलती है गांव के बच्चे रोने लगते हैं। रो इज इक्वल टू डीजे। ये आपका विशिष्ट चालकता है, या फिर क्या है? विशिष्ट चालकता है या विशिष्ट चालकता, जिसे आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हो। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये डीजे नहीं होता इसका, ये तो विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है? डीजे होता है। इसको आप लोग लिखते हो ईजे। ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, याद रखना, कंफ्यूजन मत ना। ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या? रो इज इक्वल टू डीजे या ईजे। ये डीजे मतलब आपको याद करने के लिए होता है ईजे। ये डीजे जो होता है ये होता है क्या? ईजे। ये क्या होता है? ईजे। ये क्या?
विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू डीजे के स्थान पे ईजे होता है। ठीक है, क्या होता है? ईजे होता है ना। ये क्या होता है? ये क्या खुल गया यार, बड़ी समस्या। अकेले क्लास ले रहा हूं आप लोगों का, कोई है नहीं स्टूडियो में। हाँ चलिए, डी अपान जे ये विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। ठीक है, क्या? डीजे से याद रखना। ठीक है, इज इक्वल टू ईजे। लेकिन हमने यहाँ पे पूछा है विशिष्ट चालकता, कंफ्यूजन ना होना आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, ईजे ईजे नहीं होता है रो जी, आपका जे अपान ही होगा। बिल्कुल, ये शिवम कुमार यहाँ पे सही लिखे। विशिष्ट चालकता क्या होता है? इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे विशिष्ट चालकता में यहाँ पे बताया था। क्या बताया था? ये रो का उल्टा होता है। 1 रो को क्या कहते हैं? सिग्मा विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 रो को क्या कहते हैं? सिग्मा विशिष्ट चालकता। 1 रो को सिग्मा विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे रो के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 ई अपान जे, 1 ई अपान जे, इसे जे अपान ई लिखेंगे। बोलिए समझ में आया सभी को? बोलिए समझ में आया सभी को? बोलिए। बिल्कुल, ई अपान जे अपान ई होता है, तो डीजे से आप याद रखना। बताइए, डीजे भी आपको याद रखने में बड़ा काम कर रहा है। हाँ चलिए, 37 नंबर के बाद 38 नंबर विशिष्ट, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? उसका एग्जाम्पल देना है। बहुत ही वायरल प्रश्न है आप सभी के लिए, 41 नंबर क्वेश्चन। केशव राघव जी, विवेक दुबे, IS। वाह, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में ना। चलिए, ये को देखिए आप यहाँ पे, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? जरा बताएंगे सभी लोग, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? थैंक यू टेडी विश्वकर्मा जी। ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? जरा बताएंगे सभी लोग। ओमी तथा अनओमी परिपथ किसे कहते हैं? जरा बताएंगे सभी लोग। ओमी तथा अनओमी परिपथ, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? बताएंगे सभी लोग। ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? ओमी परिपथ एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, उसे ओमी परिपथ कहेंगे। अनोमी परिपथ एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे, उसे अनोमी परिपथ कहेंगे। आप लिखेंगे यहां पर ओमी परिपथ क्या होता है? ओमी परिपथ, ओमी परिपथ। जरा आप लोग एग्जाम्पल कमेंट करेंगे। ओमी परिपथ क्या होता है? एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, ओमी परिपथ कहते हैं। और अनोमी परिपथ किसे कहते हैं? एक ऐसा परिपथ अनोमी परिपथ, अनोमी परिपथ एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे। परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे, जो ओम के नियम का पालन ना करे, उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक ओमी परिपथ, एक अनओमी परिपथ। परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे ओमी परिपथ, जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। अरे समझ में आया सभी को? बताइए एग्जाम्पल किसने कमेंट किया, मैं देखता हूं कौन कौन एग्जाम्पल कमेंट किया है। टेडी विश्वकर्मा, बिल्कुल ये टेडी विश्वकर्मा है, क्योंकि बैच में जुड़ी हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रही हैं आप। बिल्कुल सूरज कन्नौजिया जी, चलिए पुष्पराज जी, बिल्कुल आप सभी लोग इसी तरह से लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये ओमी परिपथ, ये अनोमी परिपथ। अब देखिए ओमी परिपथ अनोमी जो परिपथ होता है, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, चार ऑप्शन दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां में से पूछता है कि कौन सा अनओमी परिपथ है, तो मैं अनओमी परिपथ का एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, क्योंकि ये कम होता है। ओमी परिपथ बहुत ज्यादा होते हैं, अनओमी परिपथ कम होता है, तो अनओमी परिपथ जानते रहोगे। जैसे मान लीजिए समझिए 100 लोग हैं, आपको पता है इसमें से 10 लोग चोर हैं, तो 10 लोग को याद करोगी, 100 लोगों को याद करोगी, 90 लोगों को। बात समझना, 100 लोग हैं, ठीक है, इसमें से पता है कि आपको 10 लोग क्या हैं, चोर हैं।
ठीक है, इसमें से 90 लोग सही हैं, सेफ हैं। तो जरा बताइएगा, आप 10 लोगों के नाम याद करोगे ना, 90 लोगों का नाम नहीं याद करोगे ना, वही बात। अनोमी परिपथ ऐसे होते हैं जो चोर हैं, जो सही सही नहीं होते हैं, जो माता पिता सभी का बात नहीं सुनते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। अनोमी परिपथ वाले कौन? अनोमी परिपथ वाले चोर होते हैं, गलत काम करते हैं। कौन? अनोमी परिपथ वाले। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं अनोमी परिपथ वाले, उसको याद कर लीजिए सभी लोग। ओमी परिपथ वालों का याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन होते हैं जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, वैद्युत बल्ब के तंतु या डायोड वाल्व, ये कौन कौन होते हैं? वैद्युत बल्ब के तंतु या फिर डायोड वाल्व, या फिर आपके लिए मैं एक ट्रांजिस्टर बता रहा हूं, ये सब होते हैं। यानी जो आप लोग आगे चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर वाला, अर्धचालक वाला, वहां पे जो चीजें पढ़ोगे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी तार का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, उसके नए प्रतिरोध का मान बताइए। नए प्रतिरोध का मान बताइए। अरे किसको किसको आ रहा है बताएंगे जरा, उसके नए प्रतिरोध का नाम मान क्या होगा, अपने से बताइए जरा, तो फिर मैं बता रहा हूं आपको, बताइए अपने से जरा, तो अपने से बताइए जरा, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मेरे 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा काम आ गया है। ये अकेले आज क्लास ले रहा हूं, आज कोई है नहीं, आशीष सर हैं और आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लैपटॉप गर्म हो रहा है, आपका कमेंट पढ़ते पढ़ते है ना। चलिए अब सही है। देखिए क्या है, किसी तार का जो प्रतिरोध R है, यदि तार को खींचकर n गुना की जाती है, उसके खींचे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगी, यह आपसे पूछा है। प्रतिरोध कितना है? R है, उसकी तार कितनी लंबाई कितनी की है? n गुना की जाती है। तो खींचे हुए तार का क्या प्रतिरोध आपसे पूछा है, क्या होगा? n²R। बिल्कुल मनोज कुमार, कौन जीरो कर रहा है? ये सोशल यूट्यूब जीरो कर रहे हैं। देखिए, किसी तार की जो लंबाई पहले था n था, उसको खींचकर n गुना कर दी जाती है, और ये तार का प्रतिरोध क्या था? R था। अगर इसको तार को खींचा गया और n गुना कर दिया गया, तो इसका प्रतिरोध नया वाला क्या हो जाएगा? n²R हो जाएगा, R डैश नया वाला प्रतिरोध। अरे पॉइंट समझ में आया? n²R हो जाएगा, हाँ n²R हो जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह से मान लीजिए तार का प्रतिरोध पहले 4 था, अब इसका प्रतिरोध, इसकी लंबाई घींचकर 3 गुना की जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 3² इंटू 4, मतलब 3 3 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? प्रतिरोध 5 बता देगा, इसकी लंबाई खींचे 10 गुना की जाएगी, तो क्या होगा? 500 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कर लोगे ना सभी लोग? हाँ कर लोगे ना? बताइए जरा, अरे बताएंगे सभी लोग। n² इंटू R, बिल्कुल। रंजीत कुमार, टेडी विश्वकर्मा, शिव कुमार, यश राज, दीपचंद राठौर, रोहित, दिलीप, सिमरन त्रिवेदी, आलोक साक्य, पुष्पराज, आल टू आल, राजनीत जायसवाल, सिमरन त्रिवेदी, DNK नेशनल इंडिया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाले समीकरण को लिखिए। ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाले समीकरण को लिखिए। इस आधार पे ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए। इस आधार पे ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए, बिल्कुल। इस आधार पर किसकी परिभाषा देना? ताप गुणांक की परिभाषा देना है। इस आधार पे
ताप गुणांक की परिभाषा देना है। क्या देना है? परिभाषा देना है। ताप बढ़ाने के लिए चालक के प्रतिरोध की वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। चालक के प्रतिरोध को वृद्धि को दर्शाने वाला क्या समीकरण लिखना है। इस आधार पे ताप गुणांक का क्या परिभाषा लिखना है। ताप बढ़ाने वाले चालक के प्रतिरोध के वृद्धि के समीकरण का, अब देखिए ताप बढ़ाने वाले चालक के प्रतिरोध का वृद्धि का समीकरण क्या है? आर इज इक्वल टू क्या है? आर इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी होता है। 1 प्लस अल्फा टी होता है। ये आपका वृद्धि का समीकरण होता है। आर इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको मैंने लफ्ज़ बता दिया है, अपने से लिख के प्रैक्टिस करना, कल की क्लास में आपको बताऊंगा फिर, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये तार की ताप बढ़ाने पर किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होने वाले जो होता है प्रतिरोध, उसका समीकरण है। अब ध्यान देना सभी लोग, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, इसको कैसे लिखोगे सभी लोग? बिल्कुल, जय मां सरस्वती सभी को। हाँ, कैसे लिखोगे आप सभी लोग? कैसे लिखोगे आप सभी लोग? आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, इसे कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे इसको कैसे लिखोगे? अल्फा का मान कैसे लिखोगे? यहां से अल्फा का मान निकालेंगे। ध्यान देना सभी लोग, ये आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी है। आर टी इज इक्वल टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी, ये है। यहां से ध्यान देना, आर जीरो को हम लोग इस साइड लेंगे, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो आर माइनस आर जीरो अल्फा टी हो जाएगा। यहां पे ध्यान देना सभी लोग, ये जो आर जीरो अल्फा टी है, यहां से ये जो अल्फा है यही तो आपका ताप गुणांक है, इसी को यहां रखना है और बाकी दोनों को यहां नीचे रखना है, ठीक है। तो ये आर जीरो अल्फा टी जो है इज इक्वल टू क्या है? आर टी माइनस आर जीरो, ये है आपका, ठीक है। यहां से देखिए, ये अल्फा को छोड़ते हैं, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो टी, ये हो जाएगा। यहां पे ये क्या है? ये ताप गुणांक है, इसी का मान पूछा है आपसे, इसी का मान आपसे पूछा है। अरे सभी को दिखाई दे रहा है ना? कोई तो ऐसा नहीं चल रहा है ना नेट? ये नेट ने आज ने मेरा दिमाग जीना हराम कर दिया साला। बिल्कुल, ए इज इक्वल टू अच्छे मिनी, बिल्कुल आईएच मिनी, बिल्कुल ध्यान देना। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का से आप क्या समझते हैं? किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, उससे आप लोग क्या समझते हैं? किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप लोग क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अरे बताएंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अंदर का प्रतिरोध क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूं आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोग। विमल तिवारी क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल शुभम वैष्णव। चलिए एक बार बताइए सभी लोग, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। हम तक तो पानी पी लेते हैं, पानी पीना भी जरूरी है ना। बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है ना आपको? देखिए, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप लोग क्या समझते हो? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सेल के अंदर लगता है। जैसे आप क्या है, आपका मन करता है पढ़ने के लिए, अंदर वाला कहता नहीं थोड़ा गेम खेल लेते हैं। फिर आपका मन करता है पढ़ने के लिए, अंदर वाला नहीं गेम खेल लेते हैं, ऐसा करता है ना। नहीं मूवी देख लेते हैं, नहीं ये देख लेते हैं, नहीं वो देख लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, ऐसा करता है ना मन? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। वही बात, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब अंदर का प्रतिरोध, सेल के अंदर का प्रतिरोध। अब देखिए, कोई भी सेल बनता है,
कैसे बनता है बताइए, किसी भी सेल को कैसे बनाया जाता है? ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी सेल के किसी भी कोई भी सेल बनता है, जैसे आपका ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये दो सेल है, ठीक है, ऐसे ही सेल होता है ना, आप लोग देखेंगे सेल, इनके दो प्लेटों के मध्य जो प्रतिरोध काम करता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी सेल के किन्हीं दो प्लेटों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आप लिख सकते हैं किसी सेल के किन्हीं किसी सेल के किन्हीं दो प्लेटों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। किन्हीं सेल के दो प्लेटों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल के दो प्लेटों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध का काम करता है। यह भी लिख लेना, आंतरिक प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, एक सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? सेल का विद्युतवाहक बल क्या है? 2 वोल्ट है, इसका क्या मतलब बताएंगे? बिल्कुल विवेक दुबे जी, गुड। आशीष यादव, गुड। किसी सेल का विशिष्ट प्रतिरोध विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? किसी सेल का विद्युतवाहक बल क्या है? 2 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है बताइए? किसी सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है? किसी भी सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है? किसी सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो है 2 वोल्ट है। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या है? 2 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा क्या है? 2 वोल्ट है। तो बात समझना सभी लोग, किसी सेल के विद्युतवाहक बल का मतलब क्या होता है? किसी सेल के विद्युतवाहक बल का मतलब होता है कोई भी आपका सेल है, कोई भी सेल है, उस सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युतवाहक बल कहते हैं। तो किसी सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, इसका मतलब उस सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक है, विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है, इसका मतलब उस सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या है? वह 2 वोल्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? दी गई ऊर्जा 2 वोल्ट, बिल्कुल विवेक दुबे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ के धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम बताइए तो, किरचॉफ का धारा नियम क्या कहते हैं? क्या कहता है? किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है, जरा बताएंगे सभी लोग? बोलेंगे सभी लोग किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? बिल्कुल नैन्सी, बिल्कुल किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? जरा सभी लोग बोलेंगे, बताएंगे सभी लोग। सभी किरचॉफ का नियम तो वायरल प्रश्न है, यह हमेशा पूछा जाता है। देखिए किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है? जिसे आपका ये संधि है, यहां से ऐसी धारा जा रही, यहां ऐसी धारा जा रही, यहां से ऐसी धारा, यहां पे ऐसे, तो किसी भी प्रतिरोध में
संधि पर मिलने वाली, जो यहाँ पे संधि पे जो मिले समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। या यह कह सकते हो कि किसी भी परिपथ में धारा, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि के दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। या फिर यह भी कह सकते हो किसी भी परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, संधि की ओर जा रही धारा, यहां से संधि से दूर जा रही धारा। ठीक है। ये देखिए I1 हो गया, I2 ये संधि की ओर जा रही है, I3 भी संधि की ओर जा रही है, ये I4 क्या है? मैं अभी परिभाषा लिखने बताऊंगा, ये फिगर बना के लिखोगी तो अच्छा नंबर मिलेगा। संधि ये I4 क्या? संधि से दूर जा रही है। I5 क्या है? संधि से दूर जा रही है। ये I6 क्या है? संधि से दूर जा रही है। I7 भी संधि की ओर जा रही है। तो इसको कैसे लिखोगे किरचॉफ के संधि नियम या धारा नियम से? क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे किरचॉफ, मैं स्टेटमेंट बाद में बताऊंगा, पहले नियम समझा रहा हूं। यहाँ पे लिखोगे किरचॉफ के धारा नियम से, किरचॉफ की धारा नियम से लिखोगे। यहाँ पे किरचॉफ के धारा नियम से क्या होगा? धारा नियम, संधि की ओर आने वाली धारा संधि के दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है? जैसे आपका I1 आ रही है, आपका I2 आ रही है। ठीक है, ये संधि की ओर आ रही है। देखिए I3 भी संधि की ओर आ रही है, या फिर I7 भी संधि की ओर आ रही है। इनका योग करेंगे, इसके बराबर करेंगे संधि के दूर जाने वाली धाराओं को। देखिए ये संधि है, इससे दूर जाने वाली धारा कौन है? I5 है, I4 है, I6 है। ये आपके संधि की दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। किरचॉफ का नियम क्या है? संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये भी आप लिख सकते हो किरचॉफ के नियम में। और किरचॉफ के नियम में आप यह भी लिख सकते हो कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। लेकिन मैं बताऊं, ये लिखोगे, ये आप एग्जाम्पल के रूप में लिखना, लेकिन परिभाषा के रूप में वही लिखना, किसी भी संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े लोगों का परिभाषा है, बड़ा लोग जो होते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या परिभाषा के रूप में? इनका स्टेटमेंट, किसी भी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक है, समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ का ये धारा नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशिष्टों सेतु की धारा सुग्राह्यता के होने की शर्त लिखिए। धारा सुग्राह्यता के होने की शर्त लिखना है। धारा कब सुग्राही होता है? विशिष्टों सेतु सर्वाधिक कब सुग्राही होता है, यह आपको लिखना है। सर्वाधिक सुग्राही होने का शर्त लिखना है। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग। सर्वाधिक सुग्राही होने का शर्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। विशिष्टों सेतु सर्वाधिक सुग्राही कब होता है, जरा बताएंगे? विशिष्टों सेतु सर्वाधिक सुग्राही कब होता है? बताएंगे सभी लोग जरा। तो विशिष्टों सेतु सर्वाधिक सुग्राही कब होता है? कब होता है? कब होता है? जरा बताएंगे सभी लोग। विशिष्टों सेतु सर्वाधिक सुग्राही कब होता है? विशिष्टों सेतु सर्वाधिक सुग्राही कब होता है? जब विशिष्टों सेतु, जैसे आपका ये विशिष्टों सेतु क्या होता है? जैसे आपको मान लीजिए ये आपका विशिष्टों सेतु है, ये आपका विशिष्टों सेतु है। ठीक है, ये विशिष्टों सेतु है। ये विशिष्टों सेतु में क्या होता है? मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये आपका क्या है? विशिष्टों सेतु। इसके बीच में एक आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है? विशिष्टों सेतु। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इस व्हीटस्टोन सेतु के जो आपके
भुजाओं का अनुपात होता है। ये अगर बराबर होता है तो इस वाले बीच में जो ये गैल्वेनोमीटर होता है इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनना। अगर ये P/Q इज इक्वल टू R/S हो गया, कहीं कहीं आप बुक में ये भी देखेंगे P/R इज इक्वल टू Q/S, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों आप लिख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं लिख सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। वैसे ज्यादा आप देखोगे तो यही वाला सही होता है। ठीक है, कभी कभी ये गलत हो जाता है तो इसको नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, ये भी सही होता है यार। ठीक है, ये P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये होता है अगर ये अनुपात बराबर होता है, इसमें बहने वाली धारा शून्य होती है। कितना होता है? शून्य होती है। क्या होता है? शून्य होती है इसमें बहने वाली धारा। अगर इनका अनुपात बराबर होता है तब, या क्या बराबर होता है? अनुपात बराबर होता है तो इसमें बहने वाली धारा क्या होता है? शून्य होती है। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, इनका अनुपात अगर बराबर होता है तो इसमें बहने वाली धारा क्या होती है? शून्य होती है। अब मैं यह आपको समझाने जा रहा हूं कैसे होती है। ये सुग्राही मतलब कब ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करे, इसका काम करने की जो क्षमता होती है अधिक कब हो जाए, सुग्राहिता का मतलब ये होता है। ठीक है, बढ़िया से काम कब करे? जब इन दोनों की कोटि एक होती है। कोई भी व्हीटस्टोन सेतु तभी सुग्राही होती है जब इन दोनों की कोटि क्या होती है? एक होती है। तो आप लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की भुजाएं पे लगे प्रतिरोध का एक ही कोटि के होते हैं तब यह सर्वाधिक सुग्राही होते हैं। लिखेंगे यहां पर व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध के भुजाओं, व्हीटस्टोन सेतु सर्वाधिक सुग्राही तभी होता है जब इनके भुजाओं पर जो भी प्रतिरोध लगा हुआ है वह प्रतिरोध की कोटि एक समान होता है। लगे प्रतिरोध की कोटि एक समान होता है। लगे प्रतिरोध की कोटि क्या? एक समान होता है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु सर्वाधिक सुग्राही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या व्हीटस्टोन सेतु संतुलन सिद्धांत का शर्त लिखिए। यही शर्त है कि P/Q इज इक्वल टू R/S। यस, यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत का क्या है? शर्त है। क्या? P/Q इज इक्वल टू R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत का क्या है? शर्त है। ये P/Q इज इक्वल टू R/S, ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत का क्या है? शर्त है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभव मापी द्वारा मापे गए सेल के विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं होते हैं? बताइए तो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए होमवर्क देता हूं, खोज कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत पहले 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, खुद से सर्च करना। ठीक है, खुद से इसे खोजना तब मुझे बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। बताओगे ना सभी लोग? जिसको आ रहा है अभी बता दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये विभव मापी की सुग्राहिता का तात्पर्य क्या है? ये कैसे बढ़ाया जा सकता? अभी आपने व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता पढ़ी। अब विभव मापी वाला आपको अपने से करना है। K/L वाला सिस्टम लगेगा। KL वाला, KL का मतलब क्या है? जो आपका विभव प्रवणता से आप किसी सुग्राहिता की व्याख्या करते हैं कि लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई घटाने पर, ये सभी सिस्टम होता है। मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कुछ तो आप भी कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी दिमाग घुमर जाता ना, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जो आपको विभव मापी सभी लोग बड़े होंगे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन करने में उनको थथरी कांप जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया? हमने 70 क्वेश्चन लगाया था हमने।
एक मिनट, सभी लोग देखिएगा तो क्वेश्चन कहाँ चला गया। बिल्कुल विवेक दुबे जी आप सही कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ गया यार। तो मेरा ऐसे चलेगा तो हम कब तक आप लोगों को 750 क्वेश्चन कराएंगे। अरे तो लफड़ा हो गया। अब तो आप लोगों के साथ धोखा हो गया यार। नहीं नहीं नहीं, ये 750 क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं, 85 क्वेश्चन लगा था, ऐसा नहीं था। इसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको जो न्यू वरदान बैच है उसमें मैं दिया था वैसे ही, ठीक है, देखने के लिए। ये 50 क्वेश्चन वहां पे दिया था, और मैं इसमें आज भी क्वेश्चन मैंने लगवाया था, लेकिन वो क्वेश्चन लगवाने के मतलब क्वेश्चन बनवाया था करीब आज 80 क्वेश्चन बनवाने करवाने का मूड में था, 30 क्वेश्चन और। मतलब आज मैं आप लोगों को क्लास लेने की मूड में था, कम से कम 10:30 11 बजे तक लंबा क्लास, लेकिन क्वेश्चन ही गायब हो गया। चला हमको लग रहा है ये कंप्यूटर जो है, जो हमको लगा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे सेव किया था, सेव करने में यह समस्या हो गई हो। मतलब दोनों क्वेश्चन एक साथ जोड़े थे। 50 क्वेश्चन तो मैं उसी दिन करवाने वाला था जब मैं 32 क्वेश्चन करवाया था। आज मैं 32 के आगे 50 प्लस 30 और करवाने वाला था, 80 क्वेश्चन, तब ना आपका जल्दी कंप्लीट होता। क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए सॉरी, आप सभी से मैं माफी मांगता हूं कि आपका मैं 80 क्वेश्चन नहीं करा पाया। चलिए मैं किसी दिन 6-7 घंटे की क्लास ले लूंगा, जिस दिन तबीयत सही रहेगा, अच्छे से रहूंगा, 6-7 घंटे की क्लास ले लूंगा। 6 बजे से ही क्लास लूंगा, सभी लोग जुड़ना जरूर, क्योंकि मुझे करवाना है ये 750 क्वेश्चन। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो चाहे यहाँ पढ़ रहे हो। एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं मतलब वरदान बैच में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए वरदान साबित होंगे ये सभी क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को लेकर इंपॉर्टेंट हैं, यानी आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, थोड़ी जाने दीजिए, तब पर भी 20-25 क्वेश्चन तो किया आपने 1 घंटे में, 1 घंटे 20-25-30 मिनट में बहुत किए हैं। इतना अकेले 20-25 क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप बहुत कुछ चीज़ें सीखे हैं आप लोग, ठीक है। तो सॉरी आप सभी के लिए, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। मैं देखता हूँ, और हाँ, जो जो वरदान बैच में जुड़ना चाहता है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बेच नहीं रहा हूँ, मैं सबके जैसा नहीं हूँ, ये आपको विश्वास होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं ऐसा चैनल है कि मैं अकेले आपको 6-7 घंटे की क्लास लिया हूँ और ले सकता हूँ डेली। जब भी मैं आता हूँ कम से कम 2 घंटे की क्लास तो लेता ही हूँ लाइव। कौन है ऐसा 2 घंटे की क्लास लेता है? आधे घंटा 20 मिनट 30 मिनट की क्लास लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सब लोग 600 500 800 10 1000 में आपको केवल पीडीएफ देते हैं। मैं यहाँ पर पीडीएफ भी दे रहा हूँ, क्लास भी दे रहा हूँ, क्लास नोट्स भी दे रहा हूँ, डीपीपी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ, ये सभी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। कौन देता है आपको यार? और कौन कौन कर रहा है कि मैं बेच रहा हूँ? अरे यार, जो टीचर आते हैं यहाँ पे खड़े होके पढ़ाते हैं, उनको तो कुछ चाहिए, उनका भी घर है। क्या आप कोई काम फ्री में करते हो? हम करते हैं फ्री में, मान लीजिए हम आपको अभी तक पढ़ाया फ्री में, लेकिन हमारे सिवा तो 2-3 लोग और जुड़ेंगे, हिंदी क्लास चलेगी, इंग्लिश की क्लास चलेगी, हाँ। तो हमारे हिंदी ग्रामर क्लास में ही लेने वाला हूँ, फिर भी समझना चाहिए आप लोगों को, हाँ। ठीक है, कोई आपका मैं बेच वगैरह नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ अगर मेरा आपको समझ में आ रहा है, आप 8 से 10 घंटे खाली हो, पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप बैच में जुड़िए।
बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। नीचे नंबर है 930 577 1375 पे कॉल कीजिए। हाँ, अगर आप गरीब हो, पेमेंट कम कर सकते हो। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वहां पे आपको पेमेंट दिखा रहा है, उसके बाद भी वो कम करवा दे रहा है। ये आपके लिए बना है, या आपके साथ खड़ा है। अगर आप इसका सहयोग नहीं करेंगे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये जिस दिन गिर जाएगा ना, तो आप जैसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, ये मुझे नहीं समझ में आता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार कोर्स लेने जाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं। ये व्हाइट बोर्ड पे मैं घींच घींच के पढ़ाता हूँ, पैसे कम है इसलिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। होते तो मैं भी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाता। होते कब, जब यही कोर्स मैं 4,000 का बेचता तो मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा देता। इसी 600-700 में केवल PDF देता तो मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा लेता। टीचर को नहीं देना होता ना मुझे। यूट्यूब वीक वाली क्लास आपको दे देते, अलग क्लास दे रहा हूँ आपको, कुछ अलग कर रहा हूँ, तो पैसे नहीं बच रहे हैं, इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पैसे नहीं, आप पैसे दो, नहीं। अगर आपको तैयारी करनी है बेहतर तरीके से, बेहतरीन तैयारी करनी है, सबसे अलग आपको कुछ अच्छा करना है, तो ये वरदान बैच आप सभी के लिए वाकई में वरदान साबित होगा। माँ सरस्वती अच्छी है इससे, मैं अपना 100% दूंगा वहाँ पे, और यहाँ पे भी दे रहा हूँ, वहाँ पे भी दूंगा। मैं ये कर रहा हूँ, अगर वरदान बैच में आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के साथ साथ में आप सभी लोग यूट्यूब की भी क्लासेज आप लोगों को करनी पड़ेंगी। यूट्यूब के क्लासेज प्लस वरदान बैच की क्लासेज दोनों करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तो आपका कोई नहीं रोक सकता अच्छे परसेंटेज ले। हाँ, ये कहता हूँ, सोने की में अगर कटौती करनी तो सो लिए मत। 6 घंटे सोते हो, मैं 4 घंटे सोता हूँ, क्या कमी है आप में? हमें तो कर जी जाता हूँ। हाँ, 2-4 दिन समस्याएं होंगी, कम सोने से कोई नहीं मरता है। मैं सुना हूं, कम सोने से कोई नहीं मरता है। थोड़ी मोड़ी सर दर्द करता है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। जब शरीर है ना, जितना इस पे बल पड़ता है उतना मजबूत होता है, ये सच्चाई है। मैं बता रहा हूं, आपके घर गांव में कुछ बहुत से गरीब लोग होंगे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जहां पे अगर आप लोगों को सुला दिया जाए ना, आप लोगों को सुला दिया जाए ना, आपको अगले दिन ही मलेरिया टाइफाइड वगैरह हो जाएगा। लेकिन वो लोग रहते हैं क्योंकि उनका शरीर उसको वहन करता है। इसी तरह से आप भी, अगर आप रात को पढ़ोगे जाग के ज्यादा, तो आपका शरीर उसका हो जाएगा कैपेसिटी। जैसे आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अन्य इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले, अन्य चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट 1 घंटे 1.5 घंटे में परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने शुरू किया आपको लंबी क्लास देना, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6-6 घंटे की क्लासें मैंने देना स्टार्ट किया, और आपने लिया परिवर्तन। देख लीजिए सभी लोग, आपकी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने में आदत बनती है। कोई नया स्टूडेंट आता है वो 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ पाता है, बीच में छोड़ के भाग जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में बच्चे ज्यादा होते हैं, लास्ट में कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में 1 घंटे में उनका फट जाता है। आदत नहीं होती है पढ़ने की। मैं आदत बना रहा हूं आपको पढ़ने की। ये आदत आज नहीं, कल भी आपको फायदा करेगा। जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे 4-4 5-5 घंटे पढ़ाई करनी होगी बैठकर, तो आपको याद आएगा कि हाँ, पंकज सर ने पढ़वाया था, तो आज वही मेरे साथ है। मेहनत करने से आपकी जो ताकत होती है वो बढ़ती है। जितना मेहनत करोगे उतना ताकत बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो सॉरी, आज मैं यहाँ तक ही क्वेश्चन करा पाया। ठीक है, नहीं तो मैं आज 10-11 बजे तक क्लास लेने वाला था। चलिए, आप सभी लोग जाइए, मेहनत कीजिए, पढ़िएगा। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ वरदान बैच में जुड़ने के लिए, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ वरदान बैच में जुड़ने के लिए। हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है, 90% लाना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, टीचर्स को पढ़ाया समझ में आता है, आप में जुनून है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की, आपको लग रहा है कि जो हुआ सो हुआ, 1 दिसंबर से मैं नया चलेंगे, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। 999 फी भले ही है, लेकिन आपके लिए मैं डिस्काउंट कर दूंगा, करवा दूंगा डिस्काउंट। हाँ, लेकिन हाँ, एक दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या डिस्काउंट के लायक हो कि नहीं हो आप? अगर हो तो ही करवाना, नहीं हो तो मत करवाना। अगर आपके पास इतना इनकम है कि आप पे कर सकते हो 1000, 1000, 1500, सॉरी 1000, 1500 करें, आप 999 पे कर सकते हैं तो पे कर देना। और हाँ, आप लग रहे हो कि आप गरीब हो बहुत ज्यादा, बहुत सी स्टूडेंट जिनके पापा नहीं थे, वो किसी के पापा को पैरालिसिस हो गया था, मैं उनको बहुत सस्ते में करवाया कोर्स। आपके हिसाब से मैं करवा देता हूं। ऐसा कोई नहीं है कि आपके अनुसार कराएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपकी कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, ये मेरी कमी है, मेरी गलती है। ठीक है, लेकिन क्या बताऊं, अगर यही फीस में 3000 लेता, पर सब्जेक्ट 1000 लेता, तो 2-3 लोगों को रख देता कॉल रिसीव करने के लिए। ताव से सब लोग कॉल रिसीव करते, और यही कॉल ही नहीं रिसीव करते, आपको फोन करके बताते कि आप अल्फा हिस्ट्री का कोर्स ले लीजिए। या तो फोन रिसीव नहीं हो रहा, आपको फोन करते कि ले लीजिए इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए, आपको ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, धमाका है, ये वो है,
कहते, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं कहा, मेरा गारंटी है। हाँ, कभी कभी कूपन कोड वगैरह बचा रहता, मैं किसी को हाँ लेना है तो ये सस्ता हो गया, ले लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की इस क्लास में बस इतना ही। सॉरी, अगर लेना है तो कॉल करना, जरूर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। कोई बड़ी फीस नहीं है आपका, ठीक है, वो नॉमिनल सा फी है। उतना तो आप लोग चाय पकौड़ी कर लेते हो, उतना में एक शर्ट नहीं आता है ठीक से, उतना में एक जूता नहीं आता है ठीक से। मैं उतना में आपको 6 सब्जेक्ट करा के दे रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जितना मैं फी ले रहा हूँ उतना में फिजिक्स की बुक आपको नहीं आएगी। फिजिक्स की मोटी वाली कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक ले लेना, आपको फर्स्ट सेकेंड मिला के उतना देना पड़ेगा लमसम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक ले लेना, उससे ज्यादा हो जाएगी। मैं बुक से भी सस्ता में आपको दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि एक नॉमिनल सा फी आपके लिए मैं रखा हूं, ठीक है। अगर लेना है तो कॉल करना, मैं कोई प्रेस नहीं कर रहा हूं। और हाँ, लेना तभी, माँ बाप का पैसा तभी लगाना जब आपके अंदर पढ़ने का जुनून हो, ठीक है। टेडी विश्वकर्मा जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता, मैं कहां से टेलीग्राम पे रिप्लाई दे पाऊं? वैशाली जी, जो भी प्रॉब्लम है आप उस नंबर पे संपर्क करना। आपको विवेक दुबे जी, कौन कॉल करता है आपको? कौन कॉल करता है विवेक दुबे जी? बिल्कुल सबके पास आता होगा, मुझे मालूम है। बहुत सारे कॉल करते होंगे, मुझे मालूम, बहुत सारे लोग हैं कॉल करते होंगे। आशीष यादव, मुझे मालूम है आपने 600 पेमेंट किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको जोड़ दिया जाएगा। मैंने बताया था क्यों नहीं जोड़ा गया आपको, ठीक है। क्लास से पहले जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।